हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज है 7 मई और स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स का सेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट होगा बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, डिफेंस हो गया, स्टेट पीसीएस वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, सो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट डे से रिलेटेड। आज के दिन आता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, यानी कि 7 मई को आता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। क्यों मनाते हैं कि भाई स्पोर्ट्स वगैरह का जो एक स्पिरिट होता है वो इनकलकेट किया जाए हमारे यूथ में। और देखो, एथलेटिक्स किसी एज तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि सभी लोगों को इनक्रेज करना चाहिए कि भाई खेलो कूदो और आगे बढ़ो, बहुत एक्टिव रहो, है ना। अब बात आती है याद कैसे करना है। एथलेटिक्स बेसिकली इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, लेकिन सबसे पहला अगर कोई दिमाग में आएगा तो मेरे तो रेसिंग आता है, जैसे स्प्रिंट वगैरह हो गया या मैराथन वगैरह हो गया। और उसमें आई थिंक आपने देखी होगी वो रेस, तो जब स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके का कुछ उनका एक सपोर्ट करने का कुछ होता है, जिस पे वो अपनी पोजीशन लेते हैं। उसके बाद फिर वो 1 2 3 ऐसे बोला जाता है, फिर वहाँ से वो रन करते हैं अपनी ट्रैक के ऊपर, है ना। तो ऐसा कुछ जो उनका स्ट्रक्चर होता है, तो इस तरह से होता है ना वो बेसिकली, ऐसा कुछ इमेजिन कर लो। ये उल्टा 7 है, इसको सीधा कर लेना तो 7 आ गया। और इस पर यहाँ पे सपोर्ट के लिए पैर रखते हैं वो लोग, तो 7 में पैर रखते हैं, तो 7 मई से मई आ गया, 7 मई एथलेटिक्स डे। सिंपल हो गया लर्न, वेरी गुड। फिर आते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे पे। अब ये किसी डे पर्टिकुलर, मतलब किसी डेट पे नहीं बनाया जाता, ये बनाया जाता है पहले ट्यूसडे ऑफ मई, मतलब मई का जो पहला ट्यूसडे आएगा उस दिन हम मनाते हैं। अस्थमा बेसिकली इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाइटिस, और आपको सबको पता होगा इसमें कफ काफ़ी होता है और सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, चेस्ट में टाइटनेस फील होती है, तो ये सब अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं याद कैसे करेंगे। तो देखो, अभी हम एथलेटिक्स की बात कर रहे थे 7 मई को, तो जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा ना रनिंग वगैरह नहीं कर सकते या ज़्यादा एक्टिव स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं कर ले सकते, क्योंकि उन्हें ब्रेथलेसनेस के इशू होते हैं, मतलब उन्हें सांस पे ढंग से नहीं आती है, तो ये भी उनके लिए काफ़ी बड़ा इशू हो जाता है। इसलिए स्पोर्ट्स खेलते रहिए, फिट रहिए और फिर से स्पोर्ट्स खेलिए, नहीं तो अगर अस्थमा वगैरह हो गया तो स्पोर्ट्स भी नहीं खेल पाएंगे, है ना। और इस तरह से हमें ये वाला डे भी याद हो गया, वेरी सिंपल, बहुत ही बढ़िया। अब बढ़ते हैं घाना की तरफ। इंडिया और घाना के बीच पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड कुछ कोऑपरेशन होगा, तो उसके लिए दे आर वर्किंग टू लिंक देयर पेमेंट सिस्टम्स। बेसिकली उनके जो पेमेंट सिस्टम है दोनों कंट्रीज़ के, वो लिंक करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा यूपीआई काफ़ी फेमस है। हम कल भी बात कर रहे थे कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कितना फेमस है, और अलग अलग कंट्रीज़ में हम उसे पहुंचा रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में उसकी डिमांड उठ रही है। घाना में भी उसे इंटीग्रेट किया जा रहा है विद घाना इंटर बैंक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। किस लिए? फंड्स का आराम से ट्रांसफ़र किया जाए, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल ट्रांसफ़र ऑफ मनी को बहुत अच्छे से एफिशिएंटली रन किया जाए, ठीक है। उसके लिए ये पूरा कोलैबोरेशन बैठाया जाएगा। बढ़ते हैं याद कैसे होगा इस तरफ। तो कैसे होगा, घना होता है ना, घना घना घाना, या फिर घना बोलते हैं उसको, बोलते हैं मतलब काफ़ी सारा, ठीक है, प्लेंटी ऑफ समथिंग। तो ऐसा कुछ देख लो कि भाई इतने ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वहाँ पे कि उन्हें इंडिया के यूपीआई की ज़रूरत पड़ गई कि भाई हमें भी थोड़ा मदद कर दो, ताकि हम भी इतने सारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो हैं हैंडल कर पाए। हमने कहा क्यों नहीं भाई, बिल्कुल करेंगे। हमने कर दिया और हमें याद भी हो गया, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अमूल की तरफ। अमूल स्पॉन्सर करेगा यूएस की क्रिकेट टीम को। अब आपको भी देख के ताजुब रहा होगा, यूएस की क्रिकेट टीम भी आप पहली बार सुन रहे होंगे। ऑफकोर्स ये पहली बार अपना डेब्यू अपीयरेंस लाएगी ग्लोबल चैम्पियनशिप में इन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, और अमूल इसे स्पॉन्सर करेगा। यूएस का तो पहला टाइम है और उसके लिए बहुत अनमोल होना चाहिए, और अनमोल के लिए उन्होंने अमूल को चुना। अमूल से अनमोल से यूएस से है, तो इस तरीके से हमें पूरा याद हो गया। ऑल राइट, वेरी सिंपल। बढ़े आगे, बढ़ो। REC ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है रूरल
इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। सो इसकी एक सब्सिडरी को आरबीआई की नोड मिल गई। काय के लिए? कि भाई जो गिफ्ट सिटी है ना गुजरात में, वहाँ पे आप अपना सब्सिडरी को सेटअप कर सकते हैं। गिफ्ट सिटी क्या है? उसका फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक। ये कोई वैसा गिफ्ट मत समझ लेना जो बर्थडे पे मिलता है। ये एक तरीके की हमने बहुत हाईटेक सिटी बनाई है जिसमें बहुत अलग अलग तरीके की, एक तो बहुत सारे एडवांटेजेस दिए जाएंगे, टैक्सेस वगैरह कम होंगे, अलग अलग बेनिफिट्स दिए जाएंगे। क्योंकि मोस्टली बिजनेसमैन वगैरह की एक कंप्लेन होती है कि फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता उन्हें अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। तो गिफ्ट सिटी को इसी मकसद के साथ बनाया जा रहा है कि भाई ग्लोबल बाहर की भी और हमारे इंडिया की भी कंपनीज़ को वहाँ पे इनकरेज करें कि वहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करें। वहाँ पे कुछ एग्जाम्पशंस दिए जाएंगे जिससे कि एफडीआई वगैरह ज़्यादा आए और हमारा जो ट्रेड वगैरह है वो काफ़ी बढ़े। सो जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है उसे भी वहाँ पे सब्सिडरी डालने का नोड मिल गया है आरबीआई से। तो देखो ये तो कॉन्ट्रास्ट वाली बात हो गई कि वैसे तो आरईसी काफ़ी फेमस है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया चल रही है। लेकिन सिर्फ याद करने के मकसद से हम कैसे याद करेंगे कि रूरल रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन देखो काम कितने बड़े कर रही है, इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपनी जगह बना रही है। सो इस कॉन्ट्रास्ट से हमें याद हो जाएगा। ओके, अब आते हैं आईसीसी की एनुअल रैंकिंग की तरफ, जिसमें इंडिया को मिला है टॉप पोजीशन इन ओडीआई वनडे इंटरनेशनल और T20 में। वहीं पे अगर टेस्ट की बात करें, टेस्ट टीम रैंकिंग्स की, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया को मिला है पहला स्थान और इंडिया को सेकंड। जी हाँ, सो बहुत बढ़िया बात है भाई। ओडीआई T20 काफ़ी इंपॉर्टेंट मैचेस हो जाते हैं, उसमें हमारी फर्स्ट रैंकिंग है, तो ये तो बहुत मज़े की बात है, ये तो याद रही जानी चाहिए। हाँ, टेस्ट वगैरह में हम थोड़ा सा पीछे रह गए ऑस्ट्रेलिया के, बाकी तो सब सही है ही, है ना। बढ़ो आगे। सैक्रिलेज, ये क्या होता है भाई? अभी क्या हुआ ना, इसका मतलब होता है कि जैसे कोई अपनी हॉली बुक होती है, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब वगैरह हो गई, उनके अगर कोई पेज वगैरह फाड़ दे या उसको किसी तरीके से डिस्ट्रक्ट करे, डिफाइल करे, तो उसे बोलते हैं सैक्रिलेज। और ये एक ऑफेंस माना जाता है सिखिज़्म में, बहुत बड़ा ऑफेंस। तो अभी पंजाब में एक आदमी ने ऐसा किया जिसकी वजह से उसे लोगों ने इतना मारा कि उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उसने गुरु ग्रंथ साहिब की कुछ जो पेज वगैरह हैं वो फाड़े थे। तो इस वजह से ये पूरा बवाल उठ चुका था। और उनकी फैमिली का कहना था कि भाई वो हमारा बच्चा जो है वो मेंटली चैलेंज था, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब जो इनका बेटा था वो मेंटली चैलेंज था और ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो जिन्होंने इसको मारा है उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। अब ये काफ़ी सेंसिटिव इशू हो जाता है, क्योंकि सिख्स के लिए ये बहुत होली बुक होती है और उनके हिसाब से सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और इस तरीके की ऑफेंस को बिल्कुल माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कानून को हमें अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इस तरह से किसी को इतना भी नहीं मारो कि भाई उसकी मृत्यु ही हो जाए। सो इस बात को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। सैक्रिलेज को सिखिज़्म में बेअदबी भी बोलते हैं, ये भी हमें याद रखना है। तो बेसिकली सिख्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है गुरु ग्रंथ साहिब, उसको एज ए लिविंग गुरु ट्रीट करते हैं। इनफैक्ट उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ बहुत सेक्रेड हो जाती है, और इसीलिए उसके सैक्रिलेज को किया जाता है कंसीडर एज एन ऑफेंस। और हमारे जो आईपीसी के सेक्शंस 295 और 295A हैं वो इससे डील करते हैं। तो ये सेक्शंस याद रखने हैं, सेक्शन 295, 295A ऑफ इंडियन पीनल कोड। 295 कहता है कि भाई अगर कोई भी डिस्ट्रक्ट, डिफाइल या डैमेज करता है किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को, या फिर उससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट जिसको बहुत सेक्रेड माना जाता है, जिसको बहुत पवित्र माना जाता है, तो उसे 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। वहीं पे 295A कहता है कि अगर कोई जानबूझ के और मैलिशियस इंटेंट के साथ, गलत इंटेंशन के साथ किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को आउटरीच करने की कोशिश करता है या उसके रिलीजियस फीलिंग्स को ठेस पहुंचाता है किसी भी तरीके से, तो उसे 3 साल तक की सज़ा मिल सकती है। ठीक है, लेकिन पंजाब के लोगों का
मानना है कि ये पनिशमेंट बहुत कम है और उनके हिसाब से ये ऑफेंस बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने देखो कई बार ट्राई भी किया कि कुछ ऐसा लॉ लाएं जिससे कि इस पनिशमेंट को बढ़ा दिया जाए, जिसकी वजह से 295 AA आया था, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो है प्रोविज़न लाए थे कि अगर कोई गुरु ग्रंथ साहिब के साथ ऐसा कोई कुछ करता है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी। लेकिन इस वाले लॉ को हमारे राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिली थी, जिसकी वजह से ये नहीं आ पाया। और क्योंकि इसमें यह कहा गया था कि सिर्फ आप एक पर्टिकुलर रिलीजन की बुक के लिए इस तरह से आप लॉ नहीं बना सकते, सेक्युलरिज्म अफेक्ट होता है। तो वापस से लॉ लाया गया था जिसमें सभी रिलीजन्स को इंक्लूड किया गया, लेकिन वो भी इनेक्ट नहीं हो पाया था। सो ये था पूरा मुद्दा। हमें याद रखना है 295 और 295A, ये दोनों। कांस फिल्म फेस्टिवल, इसमें क्या हुआ ना, हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस हैं मेरिल स्ट्रीप करके, जिन्हें ऑनर दिया जाएगा स्पेशल पाल्मे डियोर करके। ऑल राइट, अब इसमें तो बहुत कठिन नाम है भाई, कैसे याद होंगे। तो कांस है, मेरिल स्ट्रीप है, पाल्मे डियोर है, कैसे याद रखना है? तो ऐसा याद कर लो, इनके नाम में स्त्री आ रहा है ना, स्त्री यानी लेडी। सो कोई लेडी हैं और बहुत बड़ी स्टार हैं, तो ऐसा कुछ याद कर लो। जैसे डियोर नाम का एक काफ़ी फेमस ब्रांड है ना, डियोर, जिसको डियोर बोलते हैं। वैसे तो DIOR होता है, लेकिन यहाँ पे याद करने के लिए उसको यहाँ पे एसोसिएट कर लेते हैं डियोर, सिर्फ याद करने के लिए। हाँ, वैसे कोई एसोसिएशन है नहीं, सिर्फ याद करने के लिए। सो ये स्त्री अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए मूवीज़ में क्या करती है, एक तो पाम ऑयल लगाती है और डियोर का बहुत सारा परफ्यूम लगाती है। इस तरह सा कुछ इडियोटिक सा सिली सा याद कर लो, जिससे फटाफट याद हो जाए, है ना। केन यहाँ कान से केन ले लेना। केन भर भर के तेल लगाती है, केन भर भर के डियोर लगाती है, और इन्हें फेमस अवार्ड भी मिल गया, पाल्मे डियोर, और हमें याद भी हो गया। ऑलराइट, और प्लीज़ कोई ऑफेंस मत लेना, यहाँ पे सिर्फ हम याद करने के लिए एसोसिएट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। बाकी आप सब बच्चे बहुत समझदार हैं। ला कुम्ब्रे वॉल्केनो, ये एक वॉल्केनो है जो कि पड़ता है गालापागोस आइलैंड में। अब बोलेंगे ये कहाँ है, तो अभी दिखा देते हैं। साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड में एक कंट्री है इक्वाडोर करके, उसी की आइलैंड है गालापागोस, ठीक है। वहाँ पे एक वॉल्केनो उठा, ठीक है, वहाँ के फर्नांडिनो आइलैंड में। उससे हुआ क्या कि वहाँ की जो लेक है उसके पास काफ़ी कुछ स्पीशीज़ वगैरह रहती थी, तो वो उनका जो हैबिटाट है वो कहीं ना कहीं ख़तरे में आ गया, जिसका नाम इग्वाना नाम की एक स्पीशीज़ होती है, जिसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। देखो ऐसी कुछ दिखती है, इग्वाना टाइप की, लिजर्ड टाइप की स्पीशी होती है, काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। तो इनका जो है सर्वाइवल डेंजर में आ गया, और उससे हुआ क्या, हुआ यूँ कि ये न्यूज़ में आ गया, क्योंकि हैबिटेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कुछ स्पीशीज़ की। और हुआ क्या कि जैसे ये वॉल्केनो होता है ना इस तरीके का, तो जब ये अगर मान लो यहाँ पे इसके माउथ पे अगर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है और उसको क्रेटर बोलते हैं। और जब बारिश वगैरह होती है मान लो, तो इसमें पानी भर जाता है बहुत सारा, और उसी को क्रेटर लेक बोल देते हैं। तो क्रेटर लेक के आसपास जो है ये स्पीशीज़ रहती थी, लेकिन अब वॉल्केनो इरप्ट हुआ तो उनका सर्वाइवल आ गया, हो गया endangered. And this particular species, it is a large species of lizard in the family Guinidae, पता नहीं क्या लिखा है ये। It is primarily of herbivorous species and it is active during the day, spending their time foraging and basking on rocks. At night they sleep in burrows. तो दिन में तो ये रॉक्स वगैरह पे काफ़ी इधर उधर जाती हैं, और रात के टाइम इनके जो गड्ढे वगैरह होते हैं, बरोज़ होते हैं, बरोज़ यानी गड्ढे टाइप, उसमें ये अपने चले जाते हैं आराम करने। सो इतना सारा तो हमें याद नहीं करना, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ये कहाँ पे है, इसकी लोकेशन गैलापागोस आइलैंड, और किस स्पीशीज़ से रिलेटेड है, तो इग्वाना। तो कैसे याद करेंगे, तो ऐसा कर लो, इस वाली स्पीशी को एक दो अच्छे से याद देख लो ताकि याद हो जाए। और ऐसा इमेजिन करो तुम्हारे कमरे में आ जाए तो क्या होगा, तुम्हारा गला सूख जाएगा ना एकदम, ऑफ कोर्स सूखेगा भाई। सो कमरे से कुम्बरे याद हो जाएगा, कुम्बरे, और इगुआना नाम की तुम्हारे
स्पीशी आ गई घर में और जिससे तुम्हारा गला सूख गया, गले से गैलापागोस। सिंपल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, बहुत समझदार हो तुम। चलो यहीं पे होता है हमारा सेशन ख़त्म। आई होप आपको आया हो समझ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।